फर्स्ट, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। जैसे पोलन ग्रेन पिस्टिल के साथ में इंटरेक्शन कंप्लीट करता है, ये स्टिग्मा स्टाइल, और फिर हम यहाँ पर ओवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन की इंटरैक्शन कंप्लीट होती है पिस्टिल से स्टिग्मा के साथ में यहाँ पर, और ये डिटेक्ट कर लिया जाता है कि फर्स्ट वो सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन है, सेकंड वो जेनेटिकली कंपैटिबल है। ओके, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए वहां पर दो चीजें वहां पर चेक कर ली जाती है। फर्स्ट वहां पर चेक होता है whether pollen grain or grains belong to the same species of pistil or not। ठीक है, तो जिस प्लांट की पिस्टिल है वो प्लांट जिस स्पीसीज का मेंबर है उसी स्पीसीज से पोलन ग्रेन बिलोंग करता है या नहीं करता। मतलब पोलन ग्रेन जिस स्पीसीज के प्लांट से रिलीज होकर के पॉलिनेशन करके वो स्टिग्मा तक पहुंचा है, वो दोनों सेम स्पीसीज के ही या नहीं, पहले ये चेक होता है। फिर सेकंड चेक होता है जेनेटिक कंपैटिबिलिटी। जेनेटिक कंपैटिबिलिटी ओके, क्योंकि हमने पढ़ा था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में कि कुछ बाइसेक्सुअल प्लांट भी इवन, मतलब जो मोनोइशियस प्लांट भी इवन क्या करते हैं, जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं। ओके, कि सेम प्लांट का पोलन ग्रेन सेम प्लांट के ही स्टिग्मा पर पॉलिनेशन ना कर पाए। तो ऐसा बहुत सारी मोनोइशियस में होता है, क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करने के लिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए। तो अगर ये सेम प्लांट से बिलोंग कर रहे हैं दोनों, तो फिर ये सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, या फिर दो अलग अलग प्लांट से भी है तो भी ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरैक्शन करके पोलन ट्यूब फॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके, ये यहाँ पर चेक होता है दोनों चीजें। दोनों चीजें जैसी चेक होगी, अब
यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल है, ओके, जर्म पोर जो वेजिटेटिव सेल की तरफ होगा, हमने कहा था एक पोलन ग्रेन के पास वन और मोर देन वन जर्म पोर हो सकते हैं, ओके, एक पोलन ग्रेन के पास वन और मोर देन वन पोलन ग्रेन हो सकते हैं, जिसकी बेसिस पर हमने उन पोलन ग्रेन को मोनोकॉल्पेट, बाइकॉल्पेट, ट्राइकॉल्पेट, टेट्राकॉल्पेट और पॉलीकॉल्पेट ऐसी कंडीशंस कही थी, ओके। तो एक पोलन ग्रेन के पास में जितने भी जर्म पोर्स है, सिंगल हो या मेनी हो, ओके, तो वो कहां से पोलन ट्यूब बनाएगा? क्या सभी जर्म पोर्स से पोलन ट्यूब आ सकती है? तो ये डिपेंड करता है कि कितने के साथ में केमिकल इंटरेक्शन प्रॉपर हो रही है। तो मोर देन वन पोलन ट्यूब भी एक पोलन ग्रेन बना सकता है, ठीक है, लेकिन एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप होती है, मतलब ज्यादा आगे बढ़ती है, अच्छे से ग्रो करती है, सभी नहीं ग्रो कर सकती, ठीक है। और पोलन ट्यूब कहां से आती है फिर? तो इंटाइन आगे बल्ज आउट होता है, लेकिन इंटाइन भी क्या कहीं से भी बल्ज आउट होगा? क्या कहीं से भी बाहर निकलेगा जर्म पोर से? तो नहीं, इसके लिए भी कंडीशन है। इंटाइन वहीं से जर्म पोर से बाहर आएगी जहां पर वेजिटेटिव सेल हो आगे। तो इधर अगर वेजिटेटिव सेल है और इसके पीछे यहाँ पर अगर दो मेल गैमेट्स है, ये एक मेल गैमेट ब्लैक कलर में बनाया और ये दूसरा मेल गैमेट दूसरा ब्लैक कलर में बनाया, ठीक है। ये जो पूरी इंटाइन है रेड कलर में जो हमने बनाई है, जो पोलन ट्यूब का मेम्ब्रेन लाइक पार्ट बनाएगी, आगे का पार्ट बनाएगी, लेकिन पोलन ट्यूब वहां से जर्मिनेट होगी पोलन ग्रेन से जिधर उधर की इंटाइन जर्म पोर से बाहर निकलेगी, जिधर की तरफ वेजिटेटिव सेल, या इसको हम इसलिए ट्यूब सेल भी कहते हैं, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल वहां पर प्रेजेंट रही, ओके। तो ये ब्लू कलर में हमने बनाई है यहाँ पर ट्यूब सेल, और इसको हमने पहले कहा था वेजिटेटिव सेल, ओके। अब ये पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगी उधर की तरफ से, इसलिए इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं। पहले हमने इसको वेजिटेटिव सेल कहा था, जर्म सेल और वेजिटेटिव सेल पढ़ाता था। वेजिटेटिव सेल की तरफ की एंटाइन जर्म पोर से बाहर निकलती है और पोलन ट्यूब इनिशिएशन करती है। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में इनिशिएशन होता है? तो ये शुगर और कुछ केमिकल जो स्टिग्मा पर सीक्रेट होते हैं, मतलब पोलन ट्यूब बनने के लिए पिस्टिल, गाइनोशियम कुछ केमिकल इंटरेक्शन करती है, जिसमें कुछ केमिकल, कुछ हार्मोन्स और शुगर और बोरॉन, ठीक है, ये यहाँ पर इसके साथ में इंटरेक्शन करेंगे और फिर ये इंटाइन यहाँ से वेजिटेटिव सेल की तरफ से ये इंटाइन बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू करेगी, जर्म पोर से बाहर आएगी और स्टिग्मा को पेनिट्रेट करके स्टाइल की तरफ बढ़ेगी। तो ये पोलन ट्यूब इनिशिएशन हुआ, ओके। आपको शायद वहां पर छोटा है तो दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूं। नाउ विजिबल है बेटा? अब ये ऑडियो नहीं आ रहा है क्या बेटा आप लोगों तक? आ रही है सर आवाज। आ रही है सर। आ रही है सर। तो मैंने कुछ पूछा ना बेटा कि वो पोलन ट्यूब का पार्ट आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। हाँ, तो रिप्लाई दे दीजिएगा, क्योंकि रिप्लाई अगर आप देंगे तब मुझे वहां पर क्लियर रहेगा। सर स्क्रीन पॉज। क्या स्क्रीन पॉज हो गई? सोया नो सर। तुम्हारी इसमें ही बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा। पढ़ने की तरफ ध्यान दो बेटा जरा। ओके, तो पोलन ट्यूब इनिशिएशन कहां से होगा? पोलन ट्यूब इनिशिएशन, और ये दोनों चीजें क्लियर है, जेनेटिकली कंपैटिबल है दोनों,
और पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है, तो पोलन ट्यूब इनिशिएशन होगा। पोलन ट्यूब इनिशिएशन कहां से होगा हमने कहा, इंटाइन आउटग्रोथ करेगी जर्म पोर से, लेकिन उस पार्ट से जिधर की तरफ वेजिटेटिव सेल होगी। इंटाइन or that part of intine, that part of intine which is in connection with vegetative cell, which is in connection with vegetative cell, outgrow through germ pore and enter into stigma. ओके, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अब हमको दिख रहा है, ये है पोलन ट्यूब, इनिशिएट हो गई है, शुरू हो गई है। ओके, इसका ये अर्ली फॉर्म बन चुका है यहाँ पर, और ये स्टिग्मा को पेनिट्रेट कर चुकी है। लेटर अब ये फर्दर डेवलप होती जाएगी और ये स्टाइल को भी पेनिट्रेट करके ओवरी तक चली जाएगी। ओके, ये इनिशिएशन था। अब डेवलपमेंट पोलन ट्यूब का, लेटर पोलन ट्यूब, this pollen tube penetrate style। ओके, ये स्टाइल पूरा टिश्यू से भरा होता है, तो उसको पेनिट्रेट करता हुआ वो आगे जाता है। पेनिट्रेट स्टाइल एंड अल्टीमेटली finally reach inside ovary। ओके, ओवरी तक ये पहुंच जाता है। ये यहां से इनिशिएट होकर के लेटर ये पहुंच जाता है। अब ये ओवरी तक पहुंच रहा है, लेकिन फिर इस ओवरी तक पहुंचते समय यहाँ पर ध्यान देना आपको कि जैसे ये ओवरी के अंदर पहुंच रहा है, तो ओवरी के अंदर पहुंच रहा है तो यहाँ पर तो गैमेट लेकर के आना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे ही वे वेजिटेटिव सेल आगे आने लगती है, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है वेजिटेटिव सेल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद इसका केवल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आ पाता है। लेकिन जैसे जैसे पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जाती है, ठीक है, पोलन ट्यूब जैसे से आगे बढ़ेगी तो साइटोप्लाज्म यूटिलाइज होता जाता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन यूज होगा इस वेजिटेटिव सेल का, मतलब इसका पहले साइटोप्लाज्म पूरा यूज होगा। तो उसके बाद में यहाँ पर इसका पहले ट्यूब न्यूक्लियस आएगा। ओके, जब ये छोटी थी, जब स्टाइल से पेनिट्रेट कर रही थी, तब यहाँ पर ओनली इसका ट्यूब न्यूक्लियस, तो सबसे पहला जो न्यूक्लियस रहता है पोलन ट्यूब इनिशिएशन के टाइम पर, वो होता है ट्यूब न्यूक्लियस सबसे स्टार्टिंग में। फिर लेटर जो दो न्यूक्लियाई दिखते हैं वो एक्चुअल में पूरे गैमेट्स होते हैं, ओनली न्यूक्लियाई नहीं होते, वो पूरे गैमेट्स होते हैं। यहाँ पर ये जो दो न्यूक्लियाई को हम लेटर बनाएंगे ब्लैक कलर से, ये 2 मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करता है।
तो न्यूक्लियाई ऑफ टू मेल गैमेट्स या टू मेल गैमेट्स। ओके, ये उसमें से फर्स्ट वाला फर्स्ट मेल गैमेट और लेटर वाले को सेकंड मेल गैमेट कंसीडर करेंगे हम। तो टू मेल गैमेट्स इस तरह से वहां पर प्रेजेंट है और उसके आगे कौन सा न्यूक्लियस, है तो ट्यूब न्यूक्लियस है, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म पहले तो प्रोटो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही रप्चर हो गई थी पोलर ट्यूब इनिशिएशन के टाइम पर, फिर पोलर ट्यूब जैसे स्टाइल से स्टिग्मा में एंटर कर रही है तो साइटोप्लाज्म भी यूज हो रहा है, अब उसका ओनली न्यूक्लियस बचा है, ट्यूब न्यूक्लियस। लेटर जैसे जैसे वो ओवरी तक एंटर करेगा ट्यूब न्यूक्लियस भी डिजेनरेट हो जाएगा। ओके, while entering ovary, pollen tube consumes tube nucleus ओके, तो ट्यूब न्यूक्लियस पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, वो नहीं मिलेगा। स्वयं को मैं 10 बार एंटर करवा चुका हूं। तो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा हो। पोलर ट्यूब जो है वो पूरे के पूरे ट्यूब न्यूक्लियस को कंज्यूम कर जाएगा लेटर, और इस तरह से अब वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल का कोई भी पार्ट नहीं बचेगा। अब ओनली ट्यूब पोलन ट्यूब में बचेंगे लेटर। जब ओवरी में वो पोलन ट्यूब आएगी तब ओनली टू मेल गैमेट्स। ओके, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग, और कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। डन सर। गुड। मानकापुर ब्रांच से आवाज नहीं आई बेटा, कोई रिप्लाई नहीं है। सर ले लिया। गुड। बोर्ड बेस से हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। डन सर। गुड। तो ये तो हो गया पोलन ट्यूब जो नेचुरली जर्मिनेट करता है। पोलन ट्यूब को आर्टिफिशियली भी लैब में भी हम जर्मिनेट करवा सकते हैं। सिंपल से आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि जो पोलन ट्यूब है, पोलन ग्रेन से आप डायरेक्टली ग्लास की स्लाइड पर भी पोलन ट्यूब इनिशिएशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक ग्लास की स्लाइड लेना है, एक ग्लास की स्लाइड लेना है आपको, ग्लास की स्लाइड लेकर के इसके ऊपर आपको पोलन ग्रेन कोई भी प्लांट से निकाल करके पोलन ग्रेन आपको रखना है। आपने जैसे ही कोई पोलन ग्रेन यहाँ पर रखा है, पोलन ग्रेन माइन्यूट होगा, माइक्रोन साइज का होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट दिख जाए वहां पर कि हमने पोलन ग्रेन लिया है। ये उसके अंदर एंटाइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब आप इसके ऊपर ऐड करोगे इसमें
सुक्रोज, बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। सुक्रोज प्लस बोरॉन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर ऐड करोगे। जैसे आपने यहाँ पर इसकी एक दो बूंद डाली, फिर आप थोड़ी देर के बाद में उसको बार बार माइक्रोस्कोप पे देखेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि पोलन ट्यूब इनिशिएट हो रही है या नहीं हो रही। बेटा माइक ऑन है किसी का, मैंने पहले भी कहा है। ओके, तो जैसे आपने यहाँ पर सुक्रोज सॉल्यूशन और ये आपने जैसे सॉल्यूशन की ड्रॉप आपने यहाँ पर डाली है, ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ से इनिशिएशन, जैसे ये सुक्रोज यहाँ पर कांटेक्ट में आएगा एंटाइन के, तो वेजिटेटिव सेल की तरफ वाले जर्म पोर्स से पोलन ट्यूब इनिशिएशन आपको दिखने लगेगा। ओके, तो ये आप आसानी से पोलन ट्यूब का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आपको इसको बस माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वहां पर स्लाइड पर पोलन ट्यूब इनिशिएशन दिखेगा। बहुत ही सिंपल है, सुक्रोज सॉल्यूशन और बोरॉन को यूज करना है बस। क्योंकि बोरॉन सुक्रोज के ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में, इसलिए बोरॉन को यूज किया जाता है सुक्रोज के साथ, शुगर के साथ। अब नेक्स्ट है, अगर पोलन ट्यूब बन गया ओरी तक, तो पोलन ट्यूब की एंट्री, तो पहले ओरी तक तो पहुंच गया है पेनिट्रेट करके, अब ओरी के अंदर होता है ओव्यूल, तो ओव्यूल के अंदर पहुंचना चाहिए। किसका माइक है, बार बार आवाज कर रहा है। तो ओवरी तक तो अंदर चला गया था, लेकिन ओवरी के बाद में ओव्यूल के अंदर जाना चाहिए। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी थोड़ी बड़ी बना दी ताकि इसमें आप आसानी से ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, तो जो पोलन ट्यूब है, फिर से ऑन हुआ बेटा किसी का माइक। ये देखो किसी की आवाज भी आ रही है साथ में। कौन है बेटा ये स्टूडेंट? आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है बेटा। है ना, अगली बार अगर फिर से अगर ऑन हुआ तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा बेटा, क्योंकि मैं भी बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ। फिर या तो आप आपका माइक का कनेक्शन ही हटा लो फिर, या तो फिर ठीक है, अगर वो बार बार अपने आप ऑन हो रहा है तो प्लीज। माइक किसी का ऑन नहीं रहना चाहिए। आपको कुछ पूछना है उसी टाइम पर आप माइक को ऑन। यहाँ से अगर हम पोलन ट्यूब का इनिशिएशन बता रहे हैं,
पोलन ट्यूब ओवरी तक पहुंच चुकी है। और इस पोलन ट्यूब में ओवरी के अंदर पहुंचते समय ट्यूब न्यूक्लियस कंज्यूम हो चुका है, इसलिए बस यहाँ पर एक मेल गैमेट फर्स्ट वाला और लेटर वाला सेकंड वाला मेल गैमेट, दो मेल गैमेट बचे हैं। इसको प्रॉपर दिखाने के लिए आप यहाँ पर ये जो हमको अब ओवरी के अंदर जाने के बाद में अब नेक्स्ट वाला पार्ट है ओव्यूल। समझ लो अगर ये यहाँ से कनेक्टेड है वो ओव्यूल, ये ओव्यूल, ये उसका स्टॉक हो गया। ओके, ये है ओव्यूल, ये हो गया चालीजल वाला रीजन, चालीजा। चालीजा, ये वाला एंड है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल ये पार्ट। ओके, और ये इंटेगमेंट्स, ये इनको इधर दिखा देते हैं, ये भी सेम है, इंटेगमेंट्स, कवरिंग्स। ओके, अब ओव्यूल के अंदर एंटर करना है उसको, और ओव्यूल के बाद में एंटर करने के बाद में उसको एंटर करना है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। क्योंकि इस एम्ब्रियो सैक के अंदर फिर एक सेल है। ओके, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइल एंड की तरफ इधर एक सेल है, उसके पहले दो सिनर्जिड सेल्स हैं। ओके, फिर उसके बाद सेंट्रल सेल है, पर एम्ब्रियो का 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होता है, इसका रिवीजन भी हो जाएगा। और 3 एंटीपोडल सेल्स है, वन टू वन थ्री एंटीपोडल सेल्स है। मतलब इस तरह से 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। तो अब सबसे पहले तो ओव्यूल में एंटर करना पड़ेगा, फिर ओव्यूल के बाद में एम्ब्रियो सैक में एंटर करना पड़ेगा, और एम्ब्रियो सैक में एग है, क्योंकि मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक पहुंचना है, फर्टिलाइजेशन के पहले उनको पहुंचना चाहिए एक दूसरे के पास। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, सबसे पहले ओव्यूल में एंटर करवाते हैं, फिर उसके बाद में एम्ब्रियो सैक। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, सबसे पहले ओव्यूल में एंट्री। तो कितने रास्ते आपको दिख सकते हैं बेटा यहाँ पर? सर एक एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा अर्जेंट कॉल है।
हेलो, हाँ आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके, तो अब ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब को एंट्री करने के कितने मैक्सिमम रास्ते हैं, ओके वो देखना है हमें। तो पोलन ट्यूब 3 मैक्सिमम रास्तों से एंटर कर सकती है ओव्यूल के अंदर, ओके। देयर आर 3 ways for entry of pollen tube into ovule. पहला रास्ता है थ्रू इंटेगुमेंट। अब ये डायरेक्ट इंटेगुमेंट के कांटेक्ट में आता है तो इंटेगुमेंट को पेनिट्रेट करके जा सकता है, ओके। इंटेगुमेंट को पेनिट्रेट करके जा सकता है तो थ्रू इंटेगुमेंट। जब पोलन ट्यूब थ्रू इंटेगुमेंट एंटर करती है तब इसको हम बोलते हैं मीजोगैमी, ओके। अगर इंटेगुमेंट के थ्रू अगर पोलन ट्यूब एंटर करेगी ओवल के अंदर तो इसको हम बोलते हैं मीजोगैमी। मीजोगैमी बहुत ही कम एंजियोस्पर्म में होता है, ओनली अबाउट 5% एंजियोस्पर्म, ओके। ओनली अबाउट 5% एंजियोस्पर्म्स में मीजोगैमी होती है इंटेगुमेंट्स, फिर बाकी बचे 95% एंजियोस्पर्म। तो सेकंड रास्ता है वहां पर चैलेजा की तरफ से वो एंटर करे। अब यहां से वो इधर से मुड़ जाए और चैलेजा की तरफ से एंटर करे पोलन ट्यूब। तो सेकंड है थ्रू चैलेजा, ओके, थ्रू चैलेजा। इसको हम बोलते हैं चैलेजोगैमी। When pollen tube enters into ovule through chalaza, this is termed as chalezogamy. In how many angiosperm chalezogamy will be occurred? तो आपको इसके लिए लिखना है कि about 10% angiosperm exhibit chalezogamy. तो रिमेनिंग 85% एंजियोस्पर्म के लिए अभी भी तीसरा रास्ता बाकी है और ये है थ्रू माइक्रोपाइल, ओके, माइक्रोपाइल के रास्ते से। तो अगर ये इंटेगुमेंट से ना जाए, मीजोगैमी ना करे, चैलेजा की तरफ से ना जाए, चैलेजोगैमी ना करे, तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि पोलन ट्यूब पोरोगैमी करती है। मतलब ये जो माइक्रोपाइल है, पोर लाइक पार्ट है, यहां से एंटर करती है ओवल के अंदर, ओके। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंट्री एंजियोस्पर्म में किस टाइप की होती है? माइक्रोपाइल के थ्रू, which is called as पोरोगैमी। पोर, क्योंकि माइक्रोपाइल वो पोरस पार्ट है, पोर लाइक पार्ट है, जहां पर इंटेगुमेंट फ्यूज नहीं हो पा रही है। दो इंटेगुमेंट के बीच में जहां पर जगह बच रही है उसको हम बोल रहे हैं, उस पोरस पार्ट को बोल रहे हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं माइक्रोपाइल, इसलिए पोरोगैमी मोस्ट कॉमन टाइप का है। मोस्ट कॉमन अबाउट 85% एंजियोस्पर्म्स में आपको ये देखिए, ओके।
ये तो हो गया पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। सर ये सेकंड पेज है ना? कौन डन सा सर। पेज है? सर ये पेज नंबर 2 है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट नंबर 2 होगा आपके लिए। डन। बोर्ड बैच में भी हो गया बेटा? यस सर। गुड। अब पोलन ट्यूब इन तीनों में से किसी भी रास्ते से ओव्यूल के अंदर तो पहुंच गया, लेकिन अभी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास नहीं पहुंचा है। अभी तीनों रास्ते में से यहाँ पर एक के पास में पहुंचना चाहिए। अब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल के अंदर पहुंचने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है पोलन ट्यूब की एंट्री होना चाहिए एम्ब्रियो सैक के अंदर, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में एग है। ठीक है, पोलन ट्यूब किसी भी रास्ते से पहुंचे, अब उसको आगे पहुंचना है एम्ब्रियो सैक के अंदर। और फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचने के कितने रास्ते हैं? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। There is only a single way for entry of pollen tube into embryo sac. For that to enter the pollen tube, into embryo sac, female gametophyte. ओके, इस फीमेल गैमेटोफाइट में पहुंचने का एक ही रास्ता है। कौन सा है वो? विच इज थ्रू माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइल की तरफ वाला एंड। तो ये एम्ब्रियो सैक का चैलेजा की तरफ वाला एंड, एंटीपोडल सेल्स वाला, और ये माइक्रोपाइल की तरफ वाला एंड। तो इस एंड की तरफ से, तो अगर पोलन ट्यूब आगे इधर से भी अगर आ गई, सबसे कॉमन टाइप वाले से, तो भी उसको यही से जाना है, यही से एंटर करना पड़ेगा आगे। या फिर पोलन ट्यूब इंटेगमेंट से भी आ गई, तो भी उसको घूम फिर करके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ही एंटर करना है उसको एम्ब्रियो सैक में। या फिर वो चैलेजोगैमी किया, उसने चैलेजा की तरफ से एंटर किया, फिर भी उसको घूम करके माइक्रोपाइल की तरफ ही आना है। ओके, तो ओवल में वो किधर की तरफ से भी एंटर करे, एम्ब्रियो सैक में उसको एक ही रास्ते से एंटर करने के लिए जाना पड़ेगा, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। रीजन क्या है? यहाँ पर इसके लिए रीजन है, एक ही एंट्री के लिए एक ही तरह से क्यों आने दे रहा है? तो यहाँ पर स्पेशल केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं जो गाइड करते पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए। ओके, यहाँ पर स्पेशल स्ट्रक्चर है,
special structure called filiform apparatus. Filiform apparatus. फिंगर लाइक है, एक्सटेंडेड पार्ट यहाँ पर इसे, ठीक है, ये फिंगर लाइक यहाँ पर इस तरह से एक apparatus है which is called as filiform apparatus. Filiform apparatus. थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर होता है वो वहां पर, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो देखिए filiform apparatus present at the base of two synergid cells. तो synergid के बेस पर प्रेजेंट है, ओके, और synergid माइक्रोफाइलर एंड की तरफ है एम्ब्रियो सैक में, इसलिए वो भी filiform apparatus भी हो जाएगा माइक्रोफाइलर एंड की तरफ. Special structure called filiform apparatus which is present at the base of synergids guides the entry of pollen tube by releasing special chemicals or hormones. ओके, ये मूवमेंट करवाने के लिए जो स्पेशल टाइप के केमिकल्स की वहां पर रिलीज करेगा जिससे कि एंट्री होगी. तो केमिकल के रिस्पांस में एंट्री हो रही है, इसलिए पोलन ट्यूब की एंट्री को हम बोलेंगे कीमोटैक्टिक एंड कीमोट्रॉपिक. कीमोटैक्टिक एंड कीमोट्रॉपिक एंट्री. ओके, पोलन ट्यूब की एंट्री को. अब कीमोटैक्टिक एंड कीमोट्रॉपिक का मतलब क्या, और कब कीमोटैक्टिक हो रही है और कब कीमोट्रॉपिक हो रही है. तो अब देखो, अभी हमने कहा फिलिफॉर्म एपरेटस केमिकल रिलीज करा और केमिकल की तरफ एंट्री हो रही है. ओके, जब लाइट की तरफ कोई प्लांट पार्ट मूव करता है तो हम उसको कौन सी मूवमेंट कहते हैं? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. तो ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मतलब एक पर्टिकुलर चीज की तरफ मूव करना. जैसे सॉइल के अंदर जाएगा, रूट सॉइल के अंदर मूव करते हैं, हम बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है. ठीक है, उसी तरह से केमिकल की तरफ मूव कर रही है, इसलिए हम उसको बोलेंगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट. तो यहाँ पर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक ये केमिकल के रिस्पांस में हो रही है, फिलिफॉर्म एपरेटस जो सीक्रेट कर रहा है, और इसीलिए ये हो गई कीमोट्रॉपिक मूवमेंट. लेकिन हमने कहा कीमोटैक्टिक भी, तो कीमोटैक्टिक का, तो यहाँ पर जो केमिकल रिस्पांस हुआ था, केमिकल्स ने यहाँ पर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इनिशिएशन किया था, तो पोलन ट्यूब इनिशिएशन के टाइम पर कीमोटैक्टिक मूवमेंट हुई, और एंट्री ऑफ एम्ब्रियो सैक के टाइम पर, एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर अब मूवमेंट होगी कीमोट्रॉपिक मूवमेंट. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा तब तक. डन? हाँ सर, ले लिया. गुड, वेरी गुड. डन सर. गुड, डन सर. गुड. अच्छा, तो अब पोलन ट्यूब किसी भी रास्ते से जाए, एम्ब्रियो सैक के अंदर उसको माइक्रोफाइलर एंड की तरफ फिलिफॉर्म हेल्प करेगा, फिलिफॉर्म एपरेटस गाइड करेगा, और इसीलिए अब वो यहाँ से एंटर करेगा. तो पोलन ट्यूब एंटर करेगी. जैसे पोलन ट्यूब एंटर करती है, पोलन ट्यूब का टिप रप्चर हो जाता है. एम्ब्रियो सैक में एंटर करते से ही रप्चर हो जाता है, क्योंकि सिनर्जिड्स उसको पोलन ट्यूब के टिप को रप्चर करवा देती है. और जैसे ही पोलन ट्यूब रप्चर होगा, वैसे सिनर्जिड भी डिजनरेट हो जाती है. ओके, तो अपॉन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब,
synergids become degenerate. ओके, synergid degenerate हो जाएगी एंड देन पोलन ट्यूब वहां पर वो रप्चर कर देगी उसके पहले, ठीक है। तो पोलन ट्यूब को रप्चर करके सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएगी। अब दोनों सिनर्जिड एक साथ डीजनरेट नहीं होती, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। दोनों सिनर्जिड एक साथ में डीजनरेट नहीं होती। पहली सिनर्जिड तब डीजनरेट होती है जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री करता है। जैसे पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री करेगा तीनों में से किसी भी रास्ते से, चलेजोगैमी, पोरोगैमी या मेसोगैमी, वैसे ही पहला सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है, एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है, एक ही फंक्शनल बचता है, ठीक है। और दूसरा कब डीजनरेट होगा, जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाएगा तो दूसरा वाला भी सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है, ओके। तो फर्टिलाइजेशन के पहले ही दोनों सिनर्जिड डीजनरेट हो चुके हैं, ये ध्यान रखना, सिनर्जिड डीजनरेट हो गए। तो अब जो पोलन ट्यूब यहाँ पर एंटर करेगी और रप्चर हो चुकी है, वो अपने मेल गैमेट को रिलीज करेगी। तो मेल गैमेट के कांटेक्ट में पहली सेल कौन सी रहेगी उनके पास में, एक्टिव सेल, एक सेल, इसलिए पहला मेल गैमेट एक सेल के साथ में फ्यूज होगा। और दूसरी सेल कौन सी एक्टिव बचेगी उनके पास में, सेकंड मेल गैमेट के पास, सेंट्रल सेल, इसलिए सेकंड वाला मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज होगा, ओके। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, फर्टिलाइजेशन। कितने मेल गैमेट्स पढ़े थे बेटा हमने एक पोलन ग्रेन में, एंजियोस्पर्म के? कितने एक्टिव मेल गैमेट्स होते हैं एंजियोस्पर्म में? 2 मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट्स एक्टिव होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में कितने मेल गैमेट एक्टिव पढ़े थे 11th क्लास में? जिम्नोस्पर्म अगर पूछेंगे आपको तो जिम्नोस्पर्म में 2 मेल गैमेट होते हैं, लेकिन 2 में से एक ही एक्टिव बचता है, एक डीजनरेट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ओके। इसलिए वहां पर कभी भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, male and female gamete to produce zygote. ओके, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनता है, zygote fertilization. Fertilization also called as syngamy. ये तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर क्लैरिटी होना चाहिए। इन एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स डबल फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलेगा, डबल फर्टिलाइजेशन ऑफर्स, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओके। 2 बार ट्रू फर्टिलाइजेशन थोड़ी होगा, ठीक है। 2 मेल गैमेट है लेकिन 2 फीमेल गैमेट है क्या एक एम्ब्रियो सैक में? नहीं है। कितने फीमेल गैमेट है एक एम्ब्रियो सैक के पास? एक है, सिंगल है। इसलिए जो डबल फर्टिलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें से पहला वाला फर्टिलाइजेशन तो ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा, ओके। और ट्रू फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी कहते हैं। तो फर्स्ट वाला ट्रू फर्टिलाइजेशन, जिसको हम सिंगैमी टर्म देंगे, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है। और ये दोनों जर्माइनल सेल या जर्म सेल पार्टिसिपेट कर रही है, ओके।
इसलिए आप इसको जर्माइनल फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, जर्माइनल फर्टिलाइजेशन, ऐसे टर्म भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट यहां पर आने के बाद फर्स्ट मेल गैमेट एक के साथ में फ्यूज हो जाएगा। तो फर्स्ट मेल गैमेट, ये जो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड सेल डिफ्यूज हो जाएगा एक सेल के साथ में, ये हैप्लॉइड है, ठीक है, एग और ओवम मतलब फीमेल गैमेट, ओके, और फ्यूजन से इसको हम बोलेंगे सिंगैमी, ट्रू फर्टिलाइजेशन, और इससे बनेगा 2n वाला जाइगोट। जो लेटर आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ओके, ये तो हो गया वहां पर फर्स्ट जो ट्रू फर्टिलाइजेशन जो नॉर्मल होगा। लेकिन हमने कहा यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन, दोबारा भी कुछ ना कुछ फ्यूजन देख रहे हैं, लेकिन अब ये ट्रू फ्यूजन नहीं है क्योंकि सेकंड फीमेल गैमेट नहीं बचा। तो जो सेकंड मेल गैमेट बचा है, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज हो गया, सेकंड मेल गैमेट फ्यूज करने के लिए जाता है सेंट्रल सेल। तो एन ये है सेकंड मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट। अब यहाँ पर सेकंड मेल गैमेट के पास में एक सेल नहीं है, अब इसके पास में सेंट्रल सेल n+n वाली सेंट्रल सेल है, और इस सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई है, ओके, n+n हैप्लॉइड है, 2 न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर, और इसको हमने कहा था सेंट्रल सेल। तो सेकंड मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज होगा। अब इस डिवीजन को हम सिंगैमी नहीं कह सकते, तो ये क्या हुआ, सूडो फर्टिलाइजेशन। तो इस सेकंड वाले को हम टर्म देते हैं सूडो, मतलब फॉल्स फर्टिलाइजेशन है, ओके, फॉल्स फर्टिलाइजेशन हो गया, सिंगैमी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल मतलब 3 से रिलेटेड है, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई है सेंट्रल सेल के, और 1 न्यूक्लियस से मेल गैमेट का। टोटल कितने न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया बेटा? 3 न्यूक्लियाई। 3, इसलिए ये टर्म लिख रहे हैं हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ओके, 3 न्यूक्लियाई यहाँ पर फ्यूज होंगे, 2 सेंट्रल सेल के और 1 सेकंड मेल गैमेट का, देयरफॉर टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। और इसमें वेजिटेटिव सेल पार्टिसिपेट कर रही है एक मेल गैमेट के साथ में, इसलिए इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, सूडो फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ये टर्म देते हैं हम सेकंड को। अब इसमें क्या होगा, 2 + 1 3, तो 3 मतलब n तीनों मिलकर के 3n वाली सेल बनाएंगे। ये जो नई सेल बनेगी 3n वाली, इसमें ये जो न्यूक्लियस है वो ट्रिप्लॉइड है, 3 न्यूक्लियाई n फ्यूज होकर के 3n बना लिया। इस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, PEC। ओके, PEC का फुल फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पर, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में मतलब आगे जाकर के सेल से पूरा टिश्यू बनाएंगे हम, और उस टिश्यू का नाम देंगे एंडोस्पर्म। इसलिए इसका
एक सिंगल सेल का नाम लिखा है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, मतलब जो आगे लेटर वहां पर क्या बनाने वाली है, पूरा एंडोस्पर्म बनाने वाली। और एंडोस्पर्म एक टिश्यू होता है, फूड लेडन टिश्यू, खाने से भरा हुआ टिश्यू होता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। इसलिए यहाँ पर दो मेल गैमेट्स के कारण दो बार फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें से एक ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है फर्स्ट, और सेकंड वाला सूडो होता है, फॉल्स होता है। कल हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डन बेटा? हाँ सर हो गया। बाकी अदर बैचेस से कोई रिप्लाई नहीं आया है? Done, sir. गुड। मानकापुर ब्रांच में हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। ओके, इंदौरा ब्रांच में? इंदौरा ब्रांच में? अरे इंदौरा ब्रांच में से कोई भी स्टूडेंट नहीं है क्या यहाँ पर अवेलेबल? किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया? रामदासपेट ब्रांच से? डन सर। ओके, Done, sir. चलो बेटा, कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर। Bye, sir. बाय बेटा। बाय सर। बाय Bye. सर, थैंक यू सर। बाय बेटा।